हाँ बेटा, थोड़ा वो आपका वीडियो एंड हो गया था, उसके आगे स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डालते हैं बेटा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में कैसे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करते हैं, फिर स्टेबिलिटी वगैरह चीजें हम सब देखेंगे डिटेल में बेटा। ओके, देखो होता कैसे है, देखो इस तरीके से होता है। बनाना सीख जाओगे बेटा, आदत हो जाएगी, आप बनाना सीख जाओगे। देखो ये इससे ऊपर कोई ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं एक्सियल, यहां पर इक्वेटोरियल, ये एक्सिस में है एक्सियल, ये कौन सा होता है इक्वेटोरियल। क्लियर। उसके बाद बेटा देखो यहां पर ये कौन सा होता है एक्सियल, ये कौन सा होता है बेटा इक्वेटोरियल। क्लियर। ये कौन सा होता है एक्सियल, ये कौन सा होता है इक्वेटोरियल। फिर ये एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इक्वेटोरियल फॉर्म होता है। आई बात समझ में। तो ये आपका जो ऊपर है, ये वाले ऊपर वाले जो ऊपर नीचे हैं इस तरीके से हैं, ये कौन से फॉर्म होते हैं एक्सियल फॉर्म होते हैं, और जो ई से हैं वो कौन से होते हैं इक्वेटोरियल फॉर्म होते हैं। कौन से फॉर्म होते हैं इक्वेटोरियल फॉर्म होते हैं। आई बात समझ में। देखो बेटा होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहां पर हमें बनाना होता है कि हमें एक कंपाउंड दे देगा, जैसे बोल दिया 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, किसके कन्फॉर्मर्स बनाओ चेयर फॉर्म में, और उनकी स्टेबिलिटी भी लिखो, कैसे बनाते हैं इन सब चीजों के बात करेंगे, और सिस होता है, ट्रांस कौन है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो बेटा एक चीज समझ लो, अगर दो सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप अप पर हैं, अगर सेम ग्रुप दोनों ग्रुप अप पर हैं, इसका मतलब क्या होगा सिस। अगर सेम ग्रुप दोनों सेम ग्रुप डाउन पर है, दोनों डाउन पर है, तो भी कौन सा होगा सिस। लेकिन अगर दो सेम ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप, एक अप पर है एक डाउन पर है, वन कहां है एक अप पर है और दूसरा कहां है डाउन पर है, इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म होगा ट्रांसफॉर्म होगा। अब बात ये सर अप डाउन क्या कह रहे हो, अरे यार भाई चलो दिखा देता हूं अप डाउन का मतलब क्या है। देखो बेटे ये ऊपर अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप और डाउन, ये होता है अप डाउन। क्लियर है। अब एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको और आपसे पूछता हूं कि आपको बताना है कि सिस ट्रांसफॉर्म बनाने हैं। हेडिंग डालो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पहले मैं आपको इसको रफ करूंगा, आप इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको रफ करूं बेटा। हेडिंग है आपको बनाना है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, आपको बताना है, आपको बनाना है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांसफॉर्म बनाना है। कौन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो डाइमिथाइल बोल दिया यार, ना उसने बोला 1,2-डाइमिथाइल, ना बोला 1,3, तो हम सिंपल सा लेके चलते हैं 1,2-डाइमिथाइल की बात करते हैं। देखो इसके पोजीशन कई सारे बनेंगे, कई सारे मतलब कितने, टोटल 3, एक 1,2 पे लगाओ, एक 1,3 पे लगाओ, एक 1,4 पे लगाओ। जैसे देखो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो एक तो इसके दोनों यही बन जाएंगे, यही डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। दूसरा क्या बनेगा बेटा, एक 1 पर लगा दो, एक 2 पर लगा दो। तीसरा क्या बनेगा बेटे, एक 1 पर लगा दो, एक 3 पर लगा दो। और चौथा क्या बनेगा बेटे, एक 1 पर लगा दो, एक 4 पर लगा दो। तो ये है टोटल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन हमें ये नहीं बनाना, हमें चेयर फॉर्म की बात करनी, तो कोई एक पकड़ लो, चाहे किसको पकड़ोगे, 1,2 की बात करते हैं। चलो सुनना मेरी बात ध्यान से, आप बात ध्यान सुनना।
बहुत इजी करके बताऊंगा आपको, इतना आसान कोई नहीं समझा पाएगा आपको। देखो नंबरिंग कर लो, इसको 1 कार्बन दे दो और इसको 2 कार्बन दे दो। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 कार्बन है। ओके बेटा देखो 1 पर अगर हम CH3 ऊपर लगा दें और 2 पर भी हम CH3 क्या करें, ऊपर ही लगा दें। कहां पे लगा दें बेटा, CH3 हम ऊपर ही लगा दें। इसका मतलब क्या कहोगे, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका सिस फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। आई बात समझ में। अब देखना जरा, अगर हम इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं, अगर हम दोनों CH3 को डाउन पे रखते हैं, इसको भी डाउन पे रख रहे हैं और हम इसको भी डाउन पर ही रख रहे हैं, तो अभी भी ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म है। अब हम क्या करें, अब हम एक CH3 को अप पे रखते हैं, एक CH3 को डाउन पे रखते हैं। अब जो फॉर्म बनेगी ये कौन सी होगी, ये हमारी ट्रांसफॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ये हमारी ट्रांसफॉर्म होगी। ये तो बन गया बेटा किसका, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। अब हम बनाते हैं 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब हम बनाते हैं 1,3 वाले का। ओके देखो कैसे बनेगा, आपको बताऊं, ये इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके देखो इसको नंबर 1 कार्बन दे दो, सॉरी इसको दे दो 1 2 3 1 2 3। देखो 1 3 एक हम क्या करें, दोनों CH3 को 1 और 3 नंबर वाले को दोनों को ऊपर रख लो, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। दोनों एक्सियल पर हैं भी। फिर एक बार क्या करो, इस CH3 को ऊपर करो और इस वाले CH3 को नीचे कर दो, तो एक अप एक डाउन, ये कौन सा फॉर्म होगा बेटा, ये आपका ट्रांसफॉर्म होगा। क्लियर। अब क्या करो, दोनों CH3 को क्या करो, नीचे रखो, डाउन, तो अब ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। क्लियर है। एक चीज याद रखो बेटा कि अगर कोई भी बल्की ग्रुप इक्विटोरियल्स पर लगे हुए हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन कब, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो ग्रुप के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इक्विटोरियल पर लगे हुए ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो देखो यहां पर दोनों कहां लगे हैं, एक्सियल पर लगे हैं। यहां ये एक्सियल पर लगा है, ये इक्विटोरियल पर लगा है, और यहां पर दोनों कहां लगे, इक्विटोरियल पर लगे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, इक्विटोरियल वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मैं अगर नंबरिंग दे दूं 1 2 3, अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो क्या होगा ऑर्डर, 3 2 1। याद रखना अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो इक्विटोरियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एक्सियल वाला सबसे कम स्टेबल होता है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एक्सियल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विटोरियल वाला सबसे कम होता है। मेरी बात जो बोल रहा हूं ना उसे नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट IIT JEE एडवांस में पूछा जाता है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, कंसेप्ट नहीं पता होते माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नहीं पता होते जो कि हमें क्या कर देते हैं, हिला के रख देते हैं। हम कहते हैं JEE एडवांस का पेपर बड़ा टफ है। यार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं माय डियर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, बड़ा टफ पेपर नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। अब हम बात करने जा रहे हैं छोटी सी चीज, अब एग्जाम्पल की और बात करेंगे इसमें। देखो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग 1,3 साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल और साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल। देखो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल
इसकी बात करेंगे, इसके कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे और इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल की अगर हम सिंपल इसमें बात करें तो ये बनेगा। इसे कन्फॉर्मर्स बनाने ही जितने बनेंगे और फिर हमको बात करनी है उसकी स्टेबिलिटी की। तो देखो बेटा क्या होगा, आप इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट टाइम देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, दोनों OH को अप पे रखो, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस, और आपने दोनों को कहां रखा, एक्सियल पर रखा। ध्यान से सुनना। अब क्या करो, एक बार OH को आप अप पे रखो, एक बार OH को आप डाउन पे रखो। तो आपने देखो एक को एक्सियल में रखा, एक को इक्वेटोरियल में रखा, तो ये फॉर्म कौन सी है, ट्रांसफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और इसका लास्ट जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा। दोनों OH को कहां रख दो आप, इक्वेटोरियल पर रख दो, दोनों को डाउन रखो, तो ये सिस फॉर्म है क्योंकि दोनों डाउन है, लेकिन ये कहां रखेगा, इक्वेटोरियल में। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से अब ये एक्सियल वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको हम 1, इसको 2 और इसको 3 बोलते हैं तो आंसर क्या होगा स्टेबिलिटी का, 1 2 3। लेकिन अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो जस्ट रिवर आंसर हो जाता 3 to 1। अगला एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल। अगला एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल का। क्लियर, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल ये है। देखो इतनी दूरी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सबसे पहली बात। 1,2 या 1,3 पर पॉसिबल होती है, लेकिन 1,4 पर सबसे 1,2 पर सबसे ज्यादा होती है, 1,3 पर उससे कम, 1,4 पर बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर है। तो अगर हम इसके कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करते हैं, देखो बेटा, तो ऑर्डर क्या होगा, ये 1 1 दोनों को हमने ऊपर रखा, दोनों को हमने कहां रखा, अप पर रखा। दोनों अप पर हैं देखो, लेकिन सिस फॉर्म है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल है। क्लियर। अब OH इसको अप पे रखो, इसको डाउन पे रखो, ये ट्रांसफॉर्म। अब ये दोनों कौन से हैं, एक्सियल है, दोनों कौन से हैं, एक्सियल हैं। लास्ट वन बनाओ इसका, ये OH, ये OH, ये भी ट्रांस है क्योंकि एक अप एक डाउन। ये कौन से है बेटा, ये इक्वेटोरियल है। तो अगर इसकी हम नंबरिंग दे दें 1 2 और 3, तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, 2 के बाद कौन होगा, 1, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा जो हमें याद रखनी होती हैं। क्लियर है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, सॉरी मैं क्या बोल गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल इक्वेटोरियल वाला होगा 3, फिर आपका होगा 1 और फिर होगा आपका 2, सॉरी ये ऑर्डर होगा। अब हम बात करेंगे जो ये चेयर फॉर्म बन रही है, ये रिवर्स कैसे हो जाती है, फ्लिप कैसे हो जाती है, इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगला, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब होता है अगर कार्बन से कोई ग्रुप इक्वेटोरियल पर लगा हुआ है तो वो एक्सियल पर चला जाएगा, और अगर एक्सियल पर लगा है तो वो कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल पर चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्बन हमारा एक्सियल पर है तो वो कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल पर, और अगर इक्वेटोरियल पर है तो कहां पे चला जाएगा बेटा, वो एक्सियल पर चला जाएगा। आ गई बात समझ में।
एक्सियल से इक्वेटोरियल पर और इक्वेटोरियल से कहां पे चला जाएगा बेटे, वो हमारा एक्सियल पर चला जाएगा। आई बात समझ में। देखो अब फ्लिपिंग होती कैसे है मैं आपको ये दिखाऊंगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा चीजों को, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखो मेरी बात सुनो, देखो ये देखो, अभी देखो ये फर्स्ट कार्बन, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये सेकंड कार्बन है, ये आपका थर्ड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन है, ये आपका फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ कार्बन है। देखो ये ऊपर की ओर है तो हमने इसको बोला अप, अप, ये अप, ये अप और ये अप है। ये डाउन में है, ये डाउन में है, ये डाउन नीचे की ओर है, इनका जो एरो है वो नीचे की ओर है बेटे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि अभी 1, 3 और जो 5 पोजीशन है वो कहां है, अपर है, और 2, 4 और 6 पोजीशन कहां है बेटा, ये हमारी डाउन पर है। अब एक काम करो, इसको लो और इसको पकड़ के उल्टा कर दो, इसको लो और पकड़ के रोटेट कर दो, तो ये वाला पार्ट नीचे, देखो होगा क्या, ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये रिंग फ्लिप हो जाएगी और कैसी बन जाएगी, देखो इक्विलिब्रियम पर होती है, कहां पर होती है, इक्विलिब्रियम पर। अब जो बनेगी देखो क्या बनेगा, सुनो सुनो, ये वाला नीचे आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगी। अब देखो जो 1 वाला कार्बन था वो ये हो गया, ये 1 वाला कार्बन है, ठीक है, 1 वाला और 2 वाला जो था बेटा नीचे ऐसे आएगा ना, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा बेटा हमारा, ये हमारा 2 वाला कार्बन हो जाएगा। ये 3, ये 4, ये 5, ये कौन सा कार्बन, 6। अब देखो अब 1 ये डाउन पर आ गया, ये 3 ये डाउन पर आ गया और ये 5 ये भी डाउन पर आ गया। लेकिन आप देखो 2 वाला कहां आ गया, अप पर आ गया, ठीक है। 4 वाला भी कहां आ गया, उसकी जो एरो है अप पर आ गई, और 6 वाले की एरो भी कहां आ गई, अप पर आ गई। मतलब अब 1, 3, 5 कहां आ गए, डाउन पर, 2, 4, 6 कहां आ गए, अप पर आ गए। आई बात समझ में कि नहीं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं। अब बाकी बात यह है कि ये रिंग फ्लिप हुई क्यों, तो इसके होने के पीछे का सिंपल सा एक रीजन ये है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अगर कोई बॉन्ड हमारा इक्वेटोरियल पर है, अगर कोई इक्वेटोरियल पर है तो उसको एक्सियल में लाएंगे, सॉरी अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल है वो एक्सियल पर है, तो आपको पता है कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जो कि बॉन्डिंग नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वो एक्सियल पर होता है वो तो स्टेबिलिटी कम होती है और इक्वेटोरियल वाली की ज्यादा होती है। आई बात समझ में। तो एक्सियल से कहां ले आएंगे, इक्वेटोरियल पर ले आएंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल, देखो जैसे मान लिया ये वाला C2H5 ऊपर लगा है, क्लियर। आपने क्या कर दिया, रिंग को फ्लिप कर दिया। जब आपने रिंग को फ्लिप किया तो अब क्या होगा, इस तरीके से होगी। अब ये CH3 कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। देखो भाई अभी ये एक्सियल पर है, अब ये कहां आ गया, इक्वेटोरियल पर आ गया। तो एक्सियल से इक्वेटोरियल जा रहा मतलब स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0 होता है, और इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1 से ज्यादा हो जाता है। आपको यहां पर बताऊंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको पता है बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर भागेगी, प्रोडक्ट की तरफ भागेगी, मतलब किधर जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी से कहां जाएगी, स्टेबिलिटी की ओर जाएगी। कहां जाएगी, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जाएगी। तो अब जितना ज्यादा के होगा, जितना ज्यादा के, अब ये बड़ा कब होगा, के ज्यादा कब होगा, जब ये सबसे ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप होगा। जितना लार्ज ग्रुप होगा उतना ही जल्दी कहां जाएगा, स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में जाना चाहेगा उतना ही उसका क्या होगा, के होगा। तो एक क्वेश्चन से आपको मैं बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या है, देखो एक क्वेश्चन है जी, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और कॉमनली बहुत सब लोग कराते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है,
ये कोई ग्रुप है एक्स, ये कोई ग्रुप है एक्स, ये रिंग फ्लिप हुई, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और एक्स ग्रुप का ग्रुप भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है मैचिंग करनी है आपको, क्लियर। ये ऊपर चला जाएगा और एक्स यहां पर आ जाएगा, तो ये आपका इक्वेटोरियल है और ये आपका एक्सियल है। यहां पर बेटा आपको दिया गया है एक्स और यहां पर दिया गया है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। आपसे पूछा है मैचिंग करनी है ए, बी, सी और डी। ये आपको दिया गया है पी, क्यू। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही के इक्विलिब्रियम होगा। देखो H 6400, CS3 इसके सामने दिया गया है 64, एथाइल इसके सामने दिया गया है 1 और लास्ट में रहे CS3, CS3 नियोपेंटेन, CS3 इसके सामने दिया गया है बेटा 14। तो देखो जितना बड़ा ग्रुप होगा के इक्विलिब्रियम उतना ही ज्यादा। तो सबसे बड़ा ग्रुप ये है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। उससे छोटा कौन, C2H5, इसका क्या होगा Q। फिर CS3 का क्या होगा S, और सबसे छोटा ग्रुप ये है तो सबसे कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका ये आएगा। तो आप कह सकते हो A का कौन सा आंसर होगा, A का R होगा, B का क्या होगा बेटा, B का S होगा, C का क्या होगा बेटा Q होगा, और D का क्या होगा S होगा, A होगा, सॉरी D का P होगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, याद रखना बेटा कि जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम, अब ये सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये X सबसे बड़ा होगा। X सबसे जब बड़ा होगा तो एक्सियल पर सबसे कम स्टेबल होगा और इक्वेटोरियल पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब ये मूव करेगा इधर से इधर की ओर तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जब एक्स सबसे बड़ा ग्रुप होगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी इक्विलिब्रियम की, सबसे लार्ज होगी। आई बात समझ में। तो अब यहां पर एक चीज और लास्ट में लिख लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो इसकी साइक्लोहेक्सेन की कौन कौन सी फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म होती है, ट्विस्ट बोट होती है, बोट फॉर्म होती है और हाफ चेयर होती है। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है एग्जाम में पूछा जाता है CTBH का ऑर्डर याद रखो। सबसे ज्यादा कौन सी स्टेबल फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म, फिर आती है ट्विस्ट बोट, फिर आती है बोट फॉर्म, सबसे कम आती है हाफ चेयर। हाफ चेयर कैसी होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये आपकी हाफ चेयर होती है। क्लियर है, क्लियर। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 हाफ चेयर होती है। बोट फॉर्म बता चुका, चेयर फॉर्म को पता है, और जो ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है इस तरीके से होती है। ये कार्बन होता है, क्लियर है। तो ये होती है आपकी ट्विस्ट बोट। तो ये ऑर्डर होता है बेटा स्टेबिलिटी का, क्लियर है। तो इसी के साथ आपका जो आइसोमेरिज्म चैप्टर है यहां से खत्म, फिनिश होता है बेटा। अब आपको क्या करना है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लगवाऊंगा क्लास में, मैं लेक्चर में बताऊंगा, और उसके साथ ही जो भी चैप्टर में डाउट है आप बिल्कुल बेहिचक होकर पूछो। बहुत शानदार तरीके से अच्छे से खत्म किया गया इस चैप्टर को। अब अगला चैप्टर जो मैं मूव करूंगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करूंगा। तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बेटा ध्यान रखना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो उसकी बात हम डिटेल में सब अगले लेक्चर में करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीजें। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू टू एवरीवन, अच्छे से पढ़ना है।